हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज मैं आपसे एमसीक्यू पूछने नहीं आया हूं, आज मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने आया हूं। पूछूंगा साढ़े ग्यारह बजे आ जाना है। एमसीक्यूज पूछूंगा, इंग्लिश का सारा रेलेवेंट एमसीक्यू पूछूंगा जो कि कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्या सर ये इरेलेवेंट है? ये भी रेलेवेंट है, लेकिन ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपको पढ़ना होता है, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर से 20-30 एमसीक्यूज पढ़ा दूंगा। रेस्ट आप लोग पढ़ोगे, रिमेनिंग आप लोग पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे भाई। क्लियर है? हर एक चैप्टर का मैं फर्स्ट 20 या 30 एमसीक्यूज आप लोगों को करा दूंगा और रिमेनिंग जो है वो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और साढ़े 11 बजे आज आ जाना और रेलेवेंट एमसीक्यूज पूछूंगा, अपने से बना बना के एमसीक्यूज पूछूंगा। ये एमसीक्यूज का जवाब तुम लाइव दोगे मेरे साथ, लाइव एमसीक्यूज का जवाब दोगे तुम मेरे साथ, ठीक है। फिलहाल हम लोग हर एक चैप्टर से 20-20 एमसीक्यू या 30-30 एमसीक्यूज करके करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग करने वाले गीतांजलि 18 पोयम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है इसको। फटाफट से एमसीक्यूज का जवाब आप अपने मन मन में देते जाओ, ठीक है। सबसे पहले, व्हाट डज द गैदरिंग ऑफ क्लाउड सिंबलाइज इन द पोयम? गैदरिंग ऑफ क्लाउड का मतलब क्या होता है? ये यहां पे एक कंटेक्स्ट यूज किया गया, बादल के ऊपर बादल। जब बादल के ऊपर बादल छा जाता है तो अंधेरा छा जाता है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डिसअपियर। दूसरा द फेस वाई डोस्ट thou let me wait outside at the door all alone। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये क्या फीलिंग है? ये अबंडोनमेंट का फीलिंग है, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा सी। अब 3 का देखिए, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोयम? कौन है स्पीकर? किसको बोलना चाह रहा है? किसको एड्रेस कर रहा है? अरे स्पीकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो किसको एड्रेस कर रहा है? वो अपने लवर को एड्रेस नहीं कर रहा है। इस पर्टिकुलर पोयम में वो गॉड को एड्रेस कर रहा है। गॉड को, किसको? गॉड को, द डिवाइन और गॉड। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोयम? द डिवाइन और गॉड, ठीक है। 4 देखिए, द फ्रेज बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क रेफर्स। बिजी मोमेंट्स ऑफ नून टाइड वर्क का मतलब क्या हो गया? डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। 4 का हो जाएगा आंसर ए। 5th का आंसर देखिए, व्हाट डज द डार्क लोनली डे इन द पोयम रिप्रेजेंट? डार्क लोनली डे मतलब क्या होता है? इमोशनल एम्प्टीनेस, खालीपन, इमोशनल एम्प्टीनेस। 6 का देखिए, इन द पोयम द डिवाइन फेस रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट ट्रूथ और गॉड। डिवाइन फेस का मतलब क्या है? द अल्टीमेट ट्रूथ और गॉड। 7 का मतलब द स्पीकर इनएबिलिटी टू पास दिस रेनी आवर्स सिंबलाइजेस द बर्डन ऑफ लोनलीनेस। कि मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे काटूंगा? इसका मतलब मैं लोनली हो जाऊंगा, ओके। 8 का क्या हो जाएगा? व्हाट डज द ग्लूम ऑफ द स्काई सिंबलाइजेस ऑफ द पोयम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डिस्टेंट, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। 8 का हो जाएगा सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। 9 का बताइए, द रेस्टलेस विंड इज ए मेटाफोर फॉर द स्पीकर वंडरिंग थॉट। 9 का हो जाएगा ए यहां पे। फिर 10 का बताइए, द पोयम रिफ्लेक्ट्स विथ फिलोसॉफिकल थीम मोस्ट डीपली स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। अरे पोएट के अंदर भक्ति भावना, वो गॉड को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है। लग रहा था वो पोयम पढ़ के कि लवर को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन वो गॉड को एड्रेस कर रहे थे। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिट्यूड इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम? स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड मतलब भक्ति भावना, स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड मतलब प्रे कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गॉड को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर सीक्स फ्रॉम द डिवाइन इन द पोयम? यानी कि डिवाइन ग्रेस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिवाइन ग्रेस। 12 का क्या हो जाएगा? बी। 12 का क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद देखिए, इसके बाद 13, in the line if thou leavest me wholly aside the speaker expresses fear of। किस चीज का डर था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस चीज का डर था? स्पिरिचुअल अबैंडनमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 का पढ़िए, What do the cloud in the poem represent? क्लाउड का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टैकल्स, बाधाएं, ऑब्स्टैकल्स बिटवीन स्पीकर एंड द डिवाइन, ठीक है। 16 का देखिए, Why does the speaker feel restless in the poem? Due to the separation from the divine। मतलब वो सेपरेट हो रहा था, वो डिवाइन से सेपरेट हो रहा था, वो भगवान से सेपरेट हो रहा था, इस वजह से रेस्टलेस फील कर रहा था। 17, The spiritual journey in the poem can be best described as a quest for divine connection। इसके बाद 18 का, द रेस्टलेस विंड क्या इंडिकेट्स कर रहा था? रेस्टलेस विंड जो था, वो हवाएं जो चल रही थी वो स्पीकर के इमोशन को इंडिकेट कर रहा था, इमोशन को। द स्पीकर इमोशनल टर्बुलेंस। नेक्स्ट 19 देखिए, 19, द स्पीकर हार्ट वंडर्स वेलिंग ड्यू टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रेस्टनेस।
मतलब सिंपल सा बात है, स्पीकर का हार्ट क्यों धड़क रहा था, स्पीकर का हार्ट, दिल क्यों धड़क रहा था स्पीकर का? इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस, इस वजह से। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, देखिए, द लॉन्गिंग फॉर डिवाइन कनेक्शन इन द पोयम इज डीप एंड एंड्यूरिंग। डिवाइन कनेक्शन जो है वो एकदम डीप है, इस पोयम का जो डिवाइन कनेक्शन है वो एकदम डीप है। 21 का देखिए, 21 का, द डोर इन द पोयम सिंबलाइजेस ए पैसेज बिटवीन द स्पीकर एंड डिवाइन ग्रेस। ठीक है, इस पोयम का जो डोर है, इस पोयम का जो धागा है, इस पोयम का जो वो दरवाजा है, वो क्या सिंबलाइज करता है कि स्पीकर स्पीकर और स्पीकर और भगवान, उसका देवता जो है, उसके बीच की दूरी। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ द डिवाइन फेस सिग्निफाइज ए टेस्ट ऑफ फेथ, ए टेस्ट ऑफ फेथ। इसके बाद व्हाट डज द स्पीकर गेज इनटू द स्काई रिप्रेजेंट, सर्चिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, सर्चिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन इसका आंसर हो जाएगा। सो यहां पे लिख दीजिएगा। इसके बाद द स्पीकर होप इज प्राइमरली फॉर डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस। What role does nature play in the poem? नेचर ने क्या रोल प्ले किया है? इट सर्व्स एज ए बैकड्रॉप ऑफ द स्पीकर्स इनर, स्पीकर्स का जो इनर, स्पीकर का जो इनर फीलिंग है उसको बताया है, इनर फीलिंग है उसको बताया है नेचर ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, द लाइन आई एम विद द क्राउड रेफर्स टू द स्पीकर कनेक्शन विद द वर्डली मैटर्स, वर्डली मैटर्स, द स्पीकर कनेक्शन विद द वर्डली मैटर्स। इसके बाद इन स्पिरिचुअल टर्म्स द क्लाउड्स कैन बी सीन एज ऑब्स्टेकल्स टू डिवाइन रियलाइजेशंस। ओके, The wailing heart suggests that the speaker is in spiritual agony, spiritual agony। इसका आंसर क्या हो जाएगा? spiritual agony। अच्छा, यहां पे थी का मतलब क्या हो गया? थी का मतलब ये भगवान को एड्रेस कर रहा है, यहां पे भगवान को एड्रेस किया जा रहा है। कंप्लीट डेडिकेशन टू डिवाइन लव। लॉन्ग रेनी आवर में सिंबलाइज, द लॉन्ग रेनी आवर में सिंबलाइज द डिफिकल्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे 30 एमसीक्यूज हम लोग यहां पे डिस्कस कर दे रहे हैं, और 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद रात को 11:30 बजे मिलेंगे दोस्तों। रात को 11:30 बजे हम लोग क्या करेंगे, आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, आपसे दोस्तों एमसीक्यू पूछूंगा लाइव। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। अब आइए, अब हम लोग डाउन एट पुरी करने वाले हैं। डाउन एट पुरी जिसको लिखा गया था जयंत महापात्रा के द्वारा। आप लोगों को अगर स्टोरी नहीं पता है, आप लोगों को अगर पोयम नहीं पता है, तो पोयम आप जाके देख लो और उसके बाद आ जाओ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज डाउन एट पुरी फर्स्ट पब्लिश्ड, कौन से ईयर में पहला पब्लिश हुआ था? 1976, आंसर हो जाएगा 1976। इसके बाद डाउन एट पुरी इज सेट इन विच इंडियन स्टेट, कौन से स्टेट में पुरी है? कौन सा स्टेट में? उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ये बताओ, विच इंडियन टेम्पल इज रेफर्ड इन डाउन एट पुरी, कौन सा टेम्पल के बारे में बोला गया? जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। इसके बाद देखो, द पोएट ऑफ जयंत महापात्रा इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ पोएट्री, कौन से फॉर्म ऑफ पोएट्री के लिए जाने जाते हैं? मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिए। डाउन एट पुरी एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिलीजियस फेथ एंड डेथ, रिलीजियस फेथ डेथ के बारे में बोला गया है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्हाट डज द क्रॉस सिंबलाइज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोयम। क्रॉस सिंबलाइज का मतलब क्या है? क्रॉस को क्यों सिंबलाइज किया गया? डेथ के लिए, डेथ के लिए, डेथ हुआ था, डेथ हुआ था। क्योंकि जब यहां पे डेथ होता है ना, तब यहां पे कौवा लोग चहचहाता है। इसके बाद जयंत महापात्रा ऑफन एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स ऑफ द पोएट्री, कल्चरल आइडेंटिटी, इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल आइडेंटिटी। इसके बाद देखिए, द पोएम डाउन एट पुरी बिलोंग्स टू विच कलेक्शन एट जयंत महापात्रा? ए रेन ऑफ राइट, आंसर हो जाएगा ए रेन ऑफ राइट्स। इसके बाद देखिए, जयंत महापात्रा वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, कौन सा अवार्ड, कौन सा अवार्ड इनको मिला था? पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन पोएट बोला ना, फर्स्ट इंडियन पोएट, नहीं, फर्स्ट इंडियन पोएट बोला है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा साथिया एकेडमी अवार्ड, साथिया एकेडमी अवार्ड, साथिया एकेडमी अवार्ड, आंसर हो जाएगा इसका साथिया एकेडमी अवार्ड। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच मेजर थीम इज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डाउन एट पुरी, कौन सा थीम पे डाउन एट पुरी वाला जो पोयम है वो लिखा गया था? डेथ का, डेथ के थीम पे, डेथ के थीम पे लिखा गया था, डेथ के थीम पे। कौन से थीम पे? डेथ के थीम पे। 11 का क्या हो जाएगा बताइए? द विडोज इन डाउन एट पुरी आर डिपिक्टेड एज, बताइए, द विडोज इन डाउन एट पुरी आर डिपिक्टेड एज। 11 का हो जाएगा सी, पियोस बट डिजोलेट, पियोस बट डिजोलेट।
अब ये बताइए 12 का क्या हो जाएगा? व्हाट डज द इमेज ऑफ द स्कल इन द होली सैंड? इमेज ऑफ द स्कल कैसा था बताइए? डेथ एंड, वो था ना डेथ, तो यहां पे 12 का हो जाएगा बी। फिर 13 का बताइए, द पोयम डाउन एट पुरी कैन बी सीन एज द क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टम्स। सो यहां पे 13 का हो जाएगा आपका बी। 13 का क्या हो जाएगा? बी। 13 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसके बाद 14 आइए, विच पोएटिक टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट एट डाउन एट पुरी? इसका हो जाएगा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म। फिर 15 का, द यूज ऑफ व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन इन द पोएम प्राइमरली रिप्रेजेंट लॉस एंड सफरिंग। मतलब व्हाइट क्लैड जो विधवा औरतें थी वो कुछ ना कुछ खोई है अपना लाइफ में, वो कुछ ना कुछ खो के बैठी है अपना लाइफ में। ओके, इसके बाद 16, विच सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड जयंत महापात्रा वर्क? इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या हो जाएगा? मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म। 17, what does the poet's mother wish to be cremated in the Puri's reflect? आंसर हो जाएगा religious devotion। religious devotion। 18 का क्या हो जाएगा बताइए? 18 का देखिए, what does the shifting stands symbolizes in the poem? shifting stands का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है नॉर्मली। जयंत महापात्रा प्राइमरली रोट इन विच लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज में लिखता है? इंग्लिश में लिखता है। इंग्लिश में लिखता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। विच थीम इज नॉट एक्सप्लोर्ड एट डाउन एट पुरी? कौन सा थीम के बारे में एक्सप्लोर नहीं किया गया? डेथ, लव, फेथ, मॉडर्नाइजेशन। आंसर हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आंसर हो जाएगा। इसके बाद द एंडलेस क्रो नॉइसेस सिंबलाइज। एंडलेस क्रो नॉइसेस का मतलब क्या होता है? डेथ एंड डीके। डेथ एंड डीके। व्हाट डज द स्कल इन द होली सैंड मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट? वापस से रिपीट किया, देखो वापस से रिपीट किया। स्कल इन द होली सैंड का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी एंड डेथ। पॉवर्टी एंड डेथ है। इसके बाद द विडोज इन द व्हाइट क्लैड अटायर रिफ्लेक्ट्स विद द एस्पायर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसका क्या हो जाएगा बताओ? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हो जाएगा यहां पे बी। द फ्रेज पास्ट द सेंटर ऑफ द लाइफ। पास्ट द सेंटर ऑफ द लाइफ मतलब क्या होता है? पास्ट द सेंटर ऑफ द लाइफ मतलब अपनी जवानी खो देना। अपनी जवानी खो देना, अपनी सारी की सारी खुशियों का त्याग कर देना। तो हैव लॉस्ट देयर यूथ एंड वाइटलिटी। हैव लॉस्ट देयर यूथ एंड वाइटलिटी। आंसर हो जाएगा 25 का। बताइए 25 का, द इमेजिनरी ऑफ ruined leprous cell refers to decay and dissolution। decay and dissolution, ठीक है। अब 26 का बताइए, द पोयम रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक बैकड्रॉप ऑफ पुरी एज स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी एंड डीके। मतलब पुरी के बारे में यहां पे ये बताया गया है कि गरीब देश है पुरी। क्या है? पुरी एक गरीब देश है, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा बताइए? 28 का, द पोयम पोर्ट्रेल ऑफ द विडोज सजेस्ट। द पोयम पोर्ट्रेल ऑफ द विडोज सजेस्ट मार्जिनलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। मार्जिनलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। इसके बाद व्हाट द सोलिटरी पायर्स सिंबलाइज इन द पोएम? सोलिटरी पायर्ड का मतलब क्या हो गया? द आइसोलेशन एंड इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ। द आइसोलेशन एंड इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ। इसके बाद ये 30 का क्या हो जाएगा? द शिफ्टिंग सैंड्स एट द एंड ऑफ द पोएम सिग्निफाइज द अनसर्टेनिटी एंड इम्परमानेंस ऑफ द लाइफ। ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग 30-30 करके एमसीक्यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। लास्ट पोएम, अभी लाइफ देखते हैं हम लोग। द लाइफ, इन व्हाट ईयर वाज द पोएम लाइफ बाय पुरुषोत्तम लाल फर्स्ट पब्लिश्ड? कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? 1950 में। आंसर हो जाएगा 1950 में। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इन पुरुषोत्तम लाल ऑफन एसोसिएटेड विथ? आंसर हो जाएगा इसका मॉडर्नाइज, ठीक है, मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म आंसर हो जाएगा मॉडर्निज्म, ठीक है। व्हाट आर द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन लाइफ? कौन सा सेंट्रल थीम के बारे में बात किया गया? द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। 4 का क्या हो जाएगा? व्हाट पोएटिक फॉर्म डस लाइफ प्रिडोमिनेंटली यूज? आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर, फ्री वर्ड्स। इसके बाद 5, पुरुषोत्तम लाल्स पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम विच फिलोसॉफिकल थॉट्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा? द इमेजिनरी ऑफ ए फ्लावर इन लाइफ रिप्रेजेंट व्हाट कंसेप्ट? तो सारे के सारे कंसेप्ट ही है इधर, ए बी सी सारे के सारे कंसेप्ट ही है। तो ट्रांजिशन ऑफ ब्यूटी, द साइकिल ऑफ लाइफ, द इंटरेस्ट ऑफ लव, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। 7 का बताइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पोएट्री लाल्स वर्क इज सिग्निफिकेंट फॉर एक्सप्लोरिंग व्हाट एस्पेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा अर्बन एक्सपीरियंसेस।
अर्बन एक्सपीरियंसेस, बेसिकली ये सब सारे एमसीक्यूज आप लोग खुद खुद पढ़ोगे। व्हाट सोशल इश्यूज अबाउट लाइफ इम्प्लिसिटीज क्रिटिक, आंसर हो जाएगा इसका इकोनॉमिक डिसेपेरिटीज। इकोनॉमिक डिसेपेरिटी के बारे में बोला गया है, इकोनॉमिक डिसेपेरिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। 9 का क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम लाल इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू विच जेनर ऑफ द लिटरेचर बिसाइड पोएट्री, एसे के बारे में जानते हैं, एसे के बारे में जाना जाता है, पुरुषोत्तम लाल को, पी लाल को एसेस के बारे में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इंक्लूड द पोएम लाइफ द गोल्डन डस्क, आंसर हो जाएगा इसका द गोल्डन डस्क। इसके बाद द पब्लिकेशन ऑफ लाइफ फॉल्स अंडर विच पीरियड ऑफ द लाल्स लिटरेरी करियर, मिड करियर, मिड करियर, ठीक है। तो लाइफ का जो पब्लिश हुआ था, लाइफ का जो पब्लिकेशन हुआ था वो कौन से करियर के बीच में हुआ था ना, मिड करियर में हुआ था, मिड करियर, आंसर हो जाएगा इसका मिड करियर 11 का। 12 का बताइए, व्हाट कल्चरल कंटेक्स्ट इन्फॉर्म्स द थीम प्रेजेंट इन लाइफ, इंडियन स्पिरिचुअल एंड सोशल इश्यूज, आंसर हो जाएगा इंडियन स्पिरिचुअल एंड सोशल इश्यूज। तो सारे के सारे आंसर्स हमारे मैट में बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप लोगों को बस पढ़ना है उधर से और कुछ नहीं। What is the notable characteristics of the Lal writing styles in life? Simplicity and clarity of expression. Simplicity and clarity of expression. How does Lal personal background influence the poetry? He draws upon his personal experience of rural life. ठीक है? Which element of nature is frequently used in Lal's poetry? Flora इसका आंसर हो जाएगा, फ्लोरा। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन हिस्ट्री हाउ वाज लाइफ बीन रिसीव्ड बाय क्रिटिक्स, इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड रिव्यूज, मिक्स्ड रिव्यूज। मतलब कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं लाइफ को, कुछ लोग बुरा भी बोल रहे हैं लाइफ को, ठीक है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली फीचर्ड इन द पोयम लाइफ, तो पोयम लाइफ में कौन सा डिवाइस को यूज किया गया, मेटाफोर को यूज किया गया, मेटाफोर को, किसको यूज किया गया, मेटाफोर को यूज किया गया, मेटाफोर को। 18 का हो जाएगा, पुरुषोत्तम लाल्स बैकग्राउंड एज ए पोएट प्राइमरली स्टेम्स फ्रॉम विच रीजन्स इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द मेटाफोर ऑफ द ब्लड शैटर्ड बर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन एंड सफरिंग। एंड 20 का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ डज द लाल्स पोएम लाइफ कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन पोएट्री, इट चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स, इट चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स। तो बेसिकली इसमें इतना इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम में ये पीडीएफ के सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आपको जस्ट लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाने के लिए है। तो हम लोग 11:30 बजे जब आएंगे, 11:30 बजे, टाइम नोट कर लो, 11:30 बजे, तब आपसे पूछेंगे हम लोग, 1 to 1 पूछेंगे, उसमें आपको बताना है, नॉर्मली उसमें आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर आइए फटाफट से, द बॉस केम टू डिनर, द बॉस केम टू डिनर का एमसीक्यूज करते हैं, आइए फटाफट से आइए। इन विच लैंग्वेज द बॉस केम टू डिनर ओरिजिनली रिटन, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था बताइए, हिंदी में लिखा गया था, हिंदी में, किस में लिखा गया था, हिंदी में, ओरिजिनली ये हिंदी में लिखा गया था, ओके। इसके बाद भीषम साहनी स्टोरी द बॉस केम टू डिनर इज ऑफन रिगार्डेड टू ए क्रिटिक ऑफ द इन्फ्लुएंसर ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड, आंसर हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड। मतलब अंग्रेजों का जो विचार है उसका क्रिटिक करता है ये, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड। अब थर्ड का देखिए, द स्टोरी द बॉस केम टू डिनर प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स थीम एसोसिएटेड विद सोशल हायरार्ची एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल हायरार्ची एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फोर्थ का देखिए, भीषम साहनी वाज नोन फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटी। फिफ्थ का देखिए, द बॉस केम टू डिनर वाज पब्लिश्ड इन विच पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये जो है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद ये पब्लिश होता है। फिफ्थ का हो जाएगा बी। सिक्स का देखिए, सिक्स का क्या होगा, भीषम साहनी वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर क्लास एंड कल्चरल टेंशन इन मॉडर्न इंडिया। 7 का देखिए, द बॉस केम टू डिनर द कैरेक्टर ऑफ द बॉस सिंबलाइजेस, इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड वेस्टर्न आइडल्स, ठीक है, वो वेस्टर्न थे ना, सिंपल से बात है। 8 का क्या हो जाएगा, भीषम साहनी पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटल इशू वाज शेप्ड बाय द एक्सपीरियंस विद पार्टीशंस एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। 9 का देखिए, द स्टोरी टाइटल द बॉस केम टू डिनर hints at a clash between domestic harmony and foreign expectations, domestic harmony and foreign expectations. Sahani was inspired by the career actor and a playwright. 11 का देखिए, द बॉस केम टू डिनर was a part of which
Which genre that that Sahni is best known for? Realistic friction. इसका आंसर 11 का हो जाएगा रियलिस्टिक फ्रिक्शन। 12 का भीषम साहनी लिटरेरी वर्क फ्रीक्वेंटली क्रिटिक द इन्फ्लुएंस ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर 13 देखिए, भीषम साहनी वर्क्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लिटरेरी मूवमेंट, इसका आंसर हो जाएगा रियलिज्म। रियलिज्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियलिज्म। बॉस केम टू डिनर कैन बी सीन एज ए रिफ्लेक्शन इन विच हिस्टोरिकल पीरियड लाइटनिंग इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। 15 का देखिए अभी, द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सामनाथ एंड इट्स मदर इन द स्टोरी हाईलाइट्स कल्चरल एसिमिलेशंस एंड जनरेशनल डिस्कम्फर्ट। 16 का भीषम साहनी द बॉस केम टू डिनर इज सीन एज ए कमेंट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। Which social issues does the character of the Shamnath embody in the story? The drive for material success. The drive for material success. 18 का भीषम साहनी depiction of the mother's character reflects nostalgia for village life. Nostalgia for village life. 19 का the critical tone of the Sahni story is primarily aimed at socio-economic power struggle. Okay. और भीषम साहनी वर्क इंक्लूडिंग द बॉस केम टू डिनर इज ऑफन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन एंड अनबैनिंग इंडिया। तो दोस्तों ये बेसिकली आपका इस वाले स्टोरी का था, ठीक है। सो द बॉस केम टू डिनर। हम लोग वापस से बोल रहे हैं, रियल एमसीक्यूज जो है हम लोग 11:30 डिस्कस करेंगे। 11:30 का टाइम आप लोग बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिए। 11:30 आप लोग से एमसीक्यू पूछेंगे, आप लोग से डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हम आपको शुरुआत करवा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। इसको आपको करना है। ये जो एमसीक्यूज है ना, ये जो बैक में एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ये सब आप लोगों को करना है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को करना है। चलिए नेक्स्ट। सो आइए अब हम लोग करते हैं द मैन विद द स्कार। द मैन विद द स्कार अभी हम लोग करते हैं, एक एक करके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वापस से बोल रहा हूं गाइस, 11:30 मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब का सवाल दोगे, सवाल का जवाब दोगे, ठीक है। और दोस्तों ये बेसिकली ये पीडीएफ आप लोगों को पढ़ना था। मैं तो जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया हूं। 20-30 एमसीक्यूज करवा दिया हर एक चैप्टर का। आप लोग इसी तरीके से सारे के सारे एमसीक्यूज को एक बार रीड आउट कर लेना, बस इनफ है, इनफ है, इनफ है। इतने में ही सही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। सबसे पहला दिया हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द मैन विद द स्कार। तो मैन विद द स्कार का सेटिंग क्या था, कहां पे ये मैन विद द स्कार हुआ है? तो ये ग्वाटेमाला सिटी में हुआ है, ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी। इन विच ईयर वॉज द मैन विद द स्कार फर्स्ट पब्लिश्ड? 1921 हो जाएगा इसका, 1921। इसके बाद W. Somerset Maugham is known as the which of the following literary styles? Modernism. Modernism वाला पोएट है, ठीक है, मॉडर्निज्म वाला राइटर है। इसके बाद what profession does the main character in the story have when the writer first meet him? मतलब मेन कैरेक्टर क्या करता था? लॉटरी बेचता था, लॉटरी टिकट सेलर, लॉटरी टिकट सेलर। इसके बाद the scars on the man's face serves as a symbol of what? His past violence. His past violence. वो जो स्कार था वो किसके लिए था? वो पास्ट वायलेंस के लिए था। ऐसा सोच रहा था राइटर, ऐसा सोच रहा था राइटर, ठीक है। इसके बाद द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स मॉगम्स इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। 7 का क्या हो जाएगा? देखिए, द मैन विद द स्कार बिलोंग टू विच कलेक्शन ऑफ मॉगम्स वर्क? कौन से कलेक्शन में है वो? द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी में है। द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी बोल के कलेक्शन है, उसमें है, ठीक है। What event prompts the general to reveal the tragic past? क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ जिससे वो पास्ट को जानने के लिए उत्सुक हो गया? His encounter with the narrator, his encounter with the narrator, ठीक है। इसके बाद Maugham often drew inspiration from which of the following for his stories? His travels, historical events, personal experiences, all of this हो जाएगा इसका, all of this। 9 का हो जाएगा all of this। So 10 का क्या होगा बताइए? The general decision to kill his wife is an example of which literary device? Irony। आयरनी बोला गया इसको, आयरनी, कि तुम्हें इतना हिम्मत है कि तुम अपना बीवी को मार दिया, ठीक है। How does the general feel about the impending execution? Indifferent। इसका आंसर हो जाएगा indifferent, indifferent। What aspect of the general's personality is revealed through the conversation with the soldiers before the execution? इसका आंसर हो जाएगा his wit and bravo। क्लियर है?
इसके बाद द डायलॉग इन द मैन विद द स्कार सर्व्स अस वुड डेवलप, इसका आंसर हो जाएगा ए, वुड डेवलप रिलेशनशिप, वुड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशनशिप। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मॉगम्स नरेटिव स्टाइल इन द स्टोरी? डिटैच्ड एंड ऑब्जर्वेशनल, डिटैच्ड एंड ऑब्जर्वेशनल। इसके बाद 15 का देखिए, मॉगम्स वर्क ऑफ एंड एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मॉरलिटी। मॉगम जो है, मॉगम ह्यूमन नेचर एंड मॉरलिटी के ऊपर कहानी लिखा था। 16 का क्या हो जाएगा देखिए, द फेट ऑफ द जनरल आफ्टर द किलिंग ऑफ हिज वाइफ सजेस्ट मॉगम्स कमेंट्री ऑन जस्टिस एंड रिवेंज। 17 का हो जाएगा एन एक्वाटेंस ऑफ द जनरल। ठीक है। 18 का देखिए, जब तक मैं खुद नहीं पूछूंगा ना आपसे, फील नहीं आएगा तब तक। ठीक है। ये सब सारे बुकिश एमसीक्यूज है जिसको आप लोग को पढ़ना होता है, और हम लोग जो पूछते हैं नॉर्मली, हम लोग एकदम रिलेवेंट एमसीक्यूज पूछेंगे जो कल के एग्जामिनेशन में पूरा पक्का आएगा। इसीलिए 11:30 आज पक्का से आना है आप लोगों को, 11:30 आ जाना, 1 घंटा सेशन करा दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। व्हाट इज रिवील्ड अबाउट ए जनरल्स पास्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सीन? ही वॉज फॉर्मर रेवोल्यूशनरी लीडर। वो क्या था? जनरल क्या था? फॉर्मर रेवोल्यूशनरी लीडर था। ठीक है। इसके बाद द ट्रेजिक एंडिंग ऑफ द मैन विद द स्कार underscores what aspect of the Mogham's literary perspective? The futility of violence. ठीक है। तो बेसिकली इस पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ना है नॉर्मली। ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते। ये पीडीएफ जो दिया गया है, ये 60 पेज का, 60 पेज का जो पीडीएफ दिया गया है, इस पीडीएफ से आप लोगों को रीड आउट करना है, सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ना है, और आज रात को 11:30 मिलना। मैं रैंडम तुमसे 1 to 1 पूछ लूंगा और रैंडम तुमको एमसीक्यूज का पूरा प्रैक्टिस करा लूंगा। ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है। फटाफट से जाइए और फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसी वजह से थोड़ा आज उतना अच्छा एमसीक्यू सेशन नहीं हो पाया, आई नो। तो दोस्तों 11:30 मिलिए, आराम से हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।